नमस्कार। आज हम एशिया कप 2025 के एक काफी रोमांचक मैच की थोड़ी गहराई में जाएंगे। जी। ये मैच था भारत और ओमान के बीच। ग्रुप ए का खेल था ये 19 सितंबर 2025 को अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में। हाँ, अबू धाबी में। हमारे पास देखिए इस मैच से जुड़े कई स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्कोर कार्ड्स हैं और कुछ एनालिसिस भी हैं। तो इरादा ये है कि इन सबको मिलाकर देखें कि भाई मैच में हुआ क्या, खास पल कौन से थे और नतीजा क्यों ऐसा रहा। बिल्कुल, एक पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक बात, टॉस भारत ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये थोड़ा अक्सर टीमें चेस करना पसंद करती हैं आजकल। हाँ, ये बात सही है। शायद पिच को देखकर या अपनी स्ट्रेंथ को देखकर उन्होंने ये फैसला लिया होगा। खैर, फैसला उनके लिए काम कर गया आखिर में। अच्छा। हाँ। भारत ने अपने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए। ये एक अच्छा स्कोर था, चुनौतीपूर्ण। 188, हाँ, T20 के लिहाज से मजबूत स्कोर है। बिल्कुल। और जवाब में ओमान ने, मैं कहूंगा कि काफी अच्छी कोशिश की, संघर्ष दिखाया। हाँ, मैंने भी स्कोर देखा, उतना एक तरफा नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओमान ने 20 ओवर खेले, 4 विकेट पर 167 रन बनाए। भारत 21 रन से जीता जरूर, पर मुकाबला टक्कर का रहा। तो चलिए अब जरा भारत की पारी को थोड़ा और खोलते हैं। 188 बने, लेकिन जैसा आपने कहा 8 विकेट भी गिरे, तो ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। नहीं, आसान तो नहीं था। शुरुआत अच्छी मिली थी, सलामी बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत दी। हाँ, पावर प्ले अच्छा गया होगा फिर। पावर प्ले ठीक था, रन आए, लेकिन उसके फौरन बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। नियमित अंतराल पर विकेट गिरे, जिससे मध्य क्रम पर दबाव आ गया। अच्छा, और यहीं पर फिर किसी ने पारी संभाली होगी। हाँ, और वो थे संजू सैमसन। उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है यहाँ पर। उन्होंने एक तरह से एंकर रोल निभाया। 45 गेंदों पर 56 रन बनाए। 56 रन 45 गेंदों पर। हाँ, और ये तब आए जब दूसरे छोर से विकेट्स गिर रहे थे, तो पारी को संभाला उन्होंने। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि शायद पारी थोड़ी धीमी थी। स्ट्राइक रेट देखें तो करीब 124 का रहा। अच्छा, तो ये डिबेट वाला पॉइंट है कि स्ट्राइक रेट या विकेट बचाना। बिल्कुल। हो सकता है टीम उस समय विकेट बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, ताकि एकदम से कोलैप्स ना हो जाए। ये भी एक रणनीति हो सकती है। हाँ, ये भी सही है। अगर वो भी तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते तो शायद स्कोर 160-170 पर ही रुक जाता। शायद। तो उन्होंने एक बेस बनाया। और फिर उस बेस का फायदा उठाया तिलक वर्मा ने। वो आए अंत के ओवरों में। हाँ, तिलक वर्मा। और उन्होंने कुछ जोरदार शॉट्स खेले, रन गति को तेज किया और स्कोर को 188 तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ रहा। वो फिनिशिंग टच बहुत जरूरी था। निचले क्रम से भी थोड़े रन आए। हाँ, छोटे छोटे लेकिन अहम योगदान मिले, जिससे स्कोर 180 के पार पहुंच पा रहा। लेकिन इस पारी में एक वो अजीब वाकया भी हुआ था ना, हार्दिक पांड्या का रन आउट। वो कैसे हुआ था? थोड़ा अजीब सुनने में आया था। हाँ, वो असल में काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। हुआ ये कि संजू सैमसन ने एक सीधा शॉट खेला। गेंद या तो गेंदबाज के हाथ से लगकर या सीधे ही जाकर नॉन स्ट्राइकर छोर के स्टंप्स पर लग गई। ओहो। और उस वक्त हार्दिक पांड्या क्रीज से थोड़ा बाहर थे, तो उन्हें रन आउट दे दिया गया। ये क्रिकेट में कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, मैनकेडिंग नहीं, ये तो गेंद लगकर हुआ। नहीं, मैनकेडिंग नहीं, ये अनलकी डिसमिसल था, क्योंकि पंड्या अगर रहते तो शायद स्कोर और ऊपर जा सकता था, शायद 200 के करीब भी। सही बात है, किस्मत का खेल है। खैर, चलिए अब रुख बदलते हैं ओमान की बल्लेबाजी की तरफ। लक्ष्य था 189 रन, बड़ा लक्ष्य। बिल्कुल। T20 में 189 चेज करना, वो भी भारत जैसी गेंदबाजी के सामने, आसान नहीं होता। उनकी शुरुआत कैसी रही? क्या शुरू से ही अटैक किया? नहीं, शुरुआत थोड़ी संभल कर की उन्होंने। कोशिश थी कि शुरू में विकेट ना गंवाएं, लेकिन उनकी पारी की जो हाईलाइट थी वो थे 43 साल के आमिर कलीम। हाँ, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा। कमाल की बात है ये तो। कमाल ये, इस उम्र में इस लेवल पर भारत के गेंदबाजों के सामने उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों पर 64 रन बना दिए। 46 गेंदों पे 64। स्ट्राइक रेट तो बढ़िया रहा फिर। जबरदस्त। 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। उन्होंने दिखाया कि उम्र बस एक नंबर है, अगर आपके पास स्किल और हौसला है। वाकई, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक तरह से पूरे ओमान खेमे में जान फूंकने वाली पारी थी। क्या उन्हें किसी का साथ मिला? हाँ, बिल्कुल। उन्हें हमाद मिर्जा का अच्छा साथ मिला। दोनों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी की बीच के ओवरों में। अच्छा, तो मैच में टेंशन बनी हुई थी? हाँ, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी मैच को कहीं भी ले जा सकती है। रन भी ठीक ठाक गति से आ रहे थे, भारतीय टीम पर दबाव बन रहा था, लग रहा था कि ओमान शायद कुछ कर देगा। तो फिर वो कौन सा मोड़ आया जहां भारत ने वापसी की? ये साझेदारी कैसे टूटी? वो टर्निंग पॉइंट था आमिर कलीम का विकेट।
और ये विकेट लिया हर्षित राणा ने। हर्षित राणा। जी, कलीम जिस तरह खेल रहे थे, उनका आउट होना भारत के लिए बहुत जरूरी था, और जैसे ही वो आउट हुए, ओमान की रन बनाने की जो लय थी वो बिगड़ गई। अच्छा। जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसका प्रेशर बढ़ने लगा। नए बल्लेबाज के लिए आते ही बड़े शॉट खेलना आसान नहीं होता। हाँ, खासकर जब सामने अच्छी बॉलिंग हो रही हो। बिल्कुल। तो कलीम के आउट होने के बाद ओमान वो मोमेंटम बरकरार नहीं रख सका जो उस साझेदारी में बना था। तो कह सकते हैं कि कलीम का विकेट ही मैच का निर्णायक पल था। काफी हद तक, हाँ। बल्लेबाजी के लिहाज से तो वही सबसे बड़ा झटका था ओमान के लिए। चलिए अब भारतीय गेंदबाजी की बात करते हैं। 188 रन डिफेंड करने थे, रणनीति क्या रही होगी? देखिए, भारतीय गेंदबाजों ने काफी अनुशासित प्रदर्शन किया। पावर प्ले में और बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाने की कोशिश की। स्पिनर्स, तेज गेंदबाज सब ने मिलकर दबाव बनाया, और इसी दौरान एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल हुई। अरे हाँ, अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड मैं भूल ही गई थी। जी हाँ, अर्शदीप सिंह, वो इस मैच के दौरान पुरुषों के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। ये तो बहुत बड़ी बात है, पहला भारतीय पुरुष खिलाड़ी। बिल्कुल, उनके लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। ये दिखाता है कि वो कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, खासकर T20 फॉर्मेट में। डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी। हाँ, डेथ ओवर्स में तो वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। जी, तो ये उनके करियर का एक बड़ा मील का पत्थर है। शानदार। अर्शदीप के लिए वाकई यादगार मैच रहा होगा ये। लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं, एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर, खासकर वो जो आखिरी के ओवर होते हैं, डेथ ओवर्स, वहां कैसा प्रदर्शन रहा? हाँ देखिए, वहीं पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत की। आखिरी के जो 4-5 ओवर थे वो बहुत क्रूशल थे। भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर अर्शदीप और बाकियों ने भी बहुत कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने ओमान के बल्लेबाजों को बाउंड्रीज लगाने के ज्यादा मौके ही नहीं दिए। अच्छा, रन बनाना मुश्किल कर दिया। बहुत मुश्किल। यॉर्कर का अच्छा इस्तेमाल हुआ, धीमी गति की गेंदों का भी। फील्ड प्लेसमेंट भी काफी अटैकिंग और सटीक थी। और जैसा हमने कहा, उसी दौरान हर्षित राणा ने कलीम का वो बड़ा विकेट भी लिया। उसने ओमान की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। तो मतलब कसीवी डेथ बॉलिंग और कलीम का विकेट, ये दो बड़े कारण रहे गेंदबाजी की तरफ से। मेरे हिसाब से हाँ, ये दो फैक्टर बहुत अहम थे भारत की जीत में। अच्छा, जरा पिच और माहौल की भी बात कर लें। अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम, पिच कैसी थी? क्या बहुत रन बन रहे थे या गेंदबाजों को मदद थी? रिपोर्ट्स के हिसाब से पिच काफी बैलेंस थी। मतलब न पूरी तरह बैटिंग पैराडाइज, न ही बॉलिंग। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी मदद मिली, शायद हवा में स्विंग या पिच से थोड़ा मूवमेंट। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, खासकर दूसरी पारी में, पिच थोड़ी धीमी हो गई। धीमी हो गई? हाँ, गेंद बल्ले पर उतनी आसानी से नहीं आ रही थी, जैसा अक्सर यूएई में शाम के मैचों में होता है। तो शायद स्पिनर्स को भी थोड़ा टर्न मिला हो, या फिर जो गेंदबाज गति में वेरिएशन करते हैं उन्हें ज्यादा मदद मिली। यानी दूसरी पारी में चेज करना और मुश्किल हो गया होगा। हाँ, थोड़ा तो फर्क पड़ा होगा जरूर। ठीक है, अब आते हैं इस मैच के बड़े मतलब पर। इस जीत से भारत को एशिया कप में क्या फायदा हुआ? ये जीत भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस जीत के साथ ही भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली। अच्छा, क्वालिफाई कर लिया। हाँ, ये उनकी ग्रुप स्टेज में लगातार तीसरी जीत थी। इससे पहले वो यूएई और पाकिस्तान को भी हरा चुके थे। तो ग्रुप में टॉप पर रहकर बिना कोई मैच हारे सुपर 4 में जाना, ये टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मोमेंटम साथ रहता है। बिल्कुल। तो भारत ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ओमान वो भले हार गए, पर क्या उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव्स थे इस मैच से? अरे बिल्कुल, हारने के बावजूद ओमान का प्रदर्शन तारीफ के काबिल था। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ यहाँ हिस्सा लेने नहीं आए थे। हाँ, उन्होंने फाइट दिखाई। जबरदस्त खाई। भारत जैसी टॉप टीम को उन्होंने अच्छी टक्कर दी। उनका जो जज्बा था, जो कैम्फगिस्ट कहते हैं ना, वो साफ दिखा। आमिर कलीम की पारी तो थी लाजवाब, लेकिन पूरी टीम ने फील्डिंग में, गेंदबाजी में भी अनुशासन दिखाया। बीच के ओवरों में भारत पर दबाव बनाना, मैच को आखिर तक खींचना, ये दिखाता है कि जो एसोसिएट नेशंस हैं, उनकी क्रिकेट लगातार बेहतर हो रही है। ये एक अच्छी बात है क्रिकेट के लिए ओवरऑल। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, तो मुख्य बातें क्या रहीं इस मैच की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारत ने ओमान को 21 रन से हराया और सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। ठीक है। बल्लेबाजी में भारत के लिए संजू सैमसन का वो अर्धशतक जो उन्होंने पारी को संभालते हुए बनाया, और तिलक वर्मा की वो तेज तरार फिनिशिंग पारी जिसने स्कोर 188 तक पहुंचाया, ये अहम थे। हाँ, और वो हार्दिक पांड्या का रनआउट भी एक पॉइंट था। हाँ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण मोमेंट था।
और ओमान की तरफ से? ओमान के लिए तो सबसे बड़ी हाईलाइट 43 साल के आमिर कलीम की 64 रनों की वो शानदार साहसिक पारी रही। उन्होंने हमाद मिर्जा के साथ मिलकर एक समय भारत को मुश्किल में डाल दिया था। बिल्कुल। और गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह का T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरा करना, वो भी पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज के तौर पर, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हाँ, ये तो याद रखा जाएगा। और मैच की जो निर्णायक पल थे वो थे भारत की कसी हुई डेथ ओवर्स की गेंदबाजी और हर्षित राणा का आमिर कलीम को आउट करना। इसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। सही है। जी। और ये मैच ना एक और चीज सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, क्या? एक तरफ देखिए भारत है, एक स्थापित क्रिकेट पावर हाउस, सारे संसाधन, टैलेंट पूल, सब कुछ है। हाँ। और दूसरी तरफ ओमान जैसी टीम जो उभर रही है, सीमित साधन है लेकिन हौसला और जज्बा कमाल का दिखाया उन्होंने। खासकर आमिर कलीम जैसे अनुभवी खिलाड़ी का ऐसा प्रदर्शन ये बताता है कि जुनून हो तो किसी भी लेवल पर आप चमक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो T20 फॉर्मेट है ये कैसे बड़ी और छोटी टीमों के बीच के फासले को कम कर रहा है। क्या आने वाले समय में हमें एसोसिएट देशों से ऐसे और भी उलटफेर या कड़ी टक्कर देखने को मिलेंगी? और अगर ऐसा होता है तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के पावर बैलेंस और उसके विकास को किस दिशा में ले जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।